ठीक है। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। हाँ मैम बोल। हाँ, विद्यापति के बारे में जी मैम आ रही है। आज मैं आप लोग को विद्यापति के बारे में पढ़ाने के लिए सोच रही थी। ठीक है। विद्यापति के जीवन परिचय के बारे में आप लोग को मैं बता दूं। इसके बाद इसके बाद मैं उनकी पदावली के बारे में, जो उनकी पदावली में कुछ दोहे या पद हैं पदावली में, उसकी मैं व्याख्या आप लोग को बताऊंगी। पहले आज मैं आप लोग को विद्यापति के बारे में बता दूं। विद्यापति किस काल के कवि हैं आप लोग को पता है? हेलो, विद्यापति आदिकाल के, यस मैम हाँ आदिकाल के हैं। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। इनका जन्म दरभंगा के बिस्पी गांव में हुआ था। मिथिला अंचल से ये जुड़े हुए थे और इनकी जो पदावली है वह मैथिली भाषा में लिखी गई है। इनके पिता का नाम पंडित गणपति ठाकुर था। बहुत ही मेधावी थे ये बचपन से ही, और इन्होंने कई कृतियों की रचना की। विद्यापति ने पदावली के अलावा इन्होंने शैव सर्वस्व सार, दान वाक्यावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, इन सारे कृतियों की रचना की, जो कि कुछ कृतियां इनकी संस्कृत में है, जैसे कि भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, और कुछ कृतियां इनके अपभ्रंश या अवहट्ट में है, जैसे कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और जो पदावली है यह मैथिली भाषा में है। तो विद्यापति ने लगभग 3 भाषाओं में अपनी काव्य रचना की, मैथिली, अवहट्ट और संस्कृत। इन 3 भाषाओं में काव्य रचना की। लेकिन इसके बावजूद भी स्वयं विद्यापति ने यह स्वीकार किया कि अपनी भाषा में रचना करना बहुत अच्छा होता है। उन्होंने एक चौपाई भी लिखी थी। हेलो हेलो, हाँ मैम। हाँ, उन्होंने एक हाँ चौपाई भी लिखी बोलिए। थी कि देसिल बयना सब जग मिठा, ते तैसन जब पो औटा, यानी कि अपनी अपनी भाषा में बात करना वो ज्यादा अच्छा होता है। देसी भाषा सबसे मीठी होती है। जैसे अवहट्ट भाषा उस समय देसी भाषा कही जाती थी, उसी भाषा में उन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की। तो विद्यापति भी अपनी भाषा का महत्व स्वीकार करते हैं, अपनी वाणी का महत्व स्वीकार करते हैं, मातृभाषा का महत्व स्वीकार करते हैं। उस समय मातृभाषा अवहट्ट अपभ्रंश थी, उसी भाषा को उन्होंने महत्व दिया। और उनकी जो क्षेत्रीय भाषा थी वो मैथिली थी। मैथिली में भी उन्होंने बहुत सुंदर रचना की, विद्यापति की पदावली, और इस पदावली से ही उनको ज्यादा प्रसिद्धि मिली। कीर्तिलता और कीर्तिलता को तो कीर्ति पताका को तो की तो उन्होंने रचना की ही, उससे उनको कीर्ति मिली ही, लेकिन पदावली से उनकी कीर्ति विशेष स्थापित हुई। और बहुत सुंदर सुंदर गीतों की रचना की उन्होंने, जिसके द्वारा उन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि से विभूषित किया गया। उन्हें मैथिल कोकिल कहा गया, मिथिला की कोयल। इतनी सुंदर सुंदर उसमें गीत की पंक्तियां हैं। राधा कृष्ण के प्रेम का श्रृंगारिक वर्णन हुआ है, लेकिन उसमें बहुत ही सुंदर पंक्तियां गीतों की हैं। तो यह विद्यापति की कलात्मक काव्यात्मक विशेषता है। विद्यापति अपने जीवन काल में राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे, और इसके अलावा कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। कीर्ति सिंह के दरबारी कवि होने के कारण ही इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की थी। कीर्तिलता उन्हीं के कीर्ति सिंह के गुणगान में ही लिखा गया है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो इस तरह से विद्यापति के जीवन का इतिहास रहा। विद्यापति ने अपने जीवन काल में, कुछ लोग मानते हैं कि विद्यापति भक्त है कि श्रृंगारिक है। इसके संबंध में भी बहुत सारी धारणाएं हैं, क्योंकि विद्यापति के पदावली में जो पद है वह राधा कृष्ण के श्रृंगार से प्रेरित है, लेकिन उसमें उसको यदि पढ़ा जाए तो इसमें एक भक्त के हृदय की जो समर्पण भावनाएं हैं वो इसमें दिखाई नहीं देती हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण को नायक नायिका बना करके श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। इसीलिए बहुत सारे लोग आक्षेप करते हैं कि विद्यापति भक्त नहीं है, वह एक श्रृंगारिक कवि है।
उन्हीं को केंद्र बना करके आचार्य शुक्ल ने कहा था कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिसे पहन करके श्रृंगारिक रूप में पहन करके लोग अध्यात्म का नाम दे दे रहे हैं। राधा कृष्ण के रूप में श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उसे अध्यात्म का नाम दे दे रहे हैं। यह शुक्ल जी ने कटाक्ष विद्यापति के पदावली को लेकर ही किया था। लेकिन यदि हम वस्तुतः देखें तो विद्यापति एक श्रृंगारिक भले श्रृंगार परक रचनाएं भले की हो, लेकिन विद्यापति अंदर से भक्त थे। उनकी पदावली में ऐसे बहुत सारे पद आते हैं जो कि कभी गंगा का वर्णन करते हैं, वो जिसमें कि वो अपने गंगा को माता मानते हैं, खुद को पुत्र मानते हैं। राधा का भी उन्होंने कहीं कहीं वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने राधा को जगत जननी कहा है और उनकी कृपा अपने ऊपर बरसने की बात की है। कृष्ण का भी उन्होंने कहीं कहीं इस तरह से उल्लेख किया है। तो भले श्रृंगार का वर्णन किया हो राधा कृष्ण का, लेकिन उनके प्रति उन्होंने भक्ति भाव भी दर्शाया है। और विद्यापति मूलतः एक शैव कवि थे, शैव भक्त थे, और उस शैव भक्त से भक्ति के चलते वो बाद में वैष्णव रूप में कविताएं लिखने लगे। इसके पीछे भी एक कहानी है, वह वस्तुतः शिव भक्त थे। वह कहानी आप लोग को शायद मालूम होगी। उगना से नाम से जो एक किंवदंती पूरे मिथिला में प्रचलित है, पूरे दरभंगा में प्रचलित है विद्यापति को लेकर के, वह बहुत ही मार्मिक घटना है। विद्यापति के भक्त होने का वह सबसे बड़ा प्रमाण है। वह लोक कथा आज भी मिथिलांचल में गाई जाती है, दरभंगा में गाई जाती है विद्यापति को लेकर, उगना नाम से। उगना एक नौकर था जो कि विद्यापति के साथ हमेशा रहता था। वह उगना कोई और नहीं, वह स्वयं साक्षात भगवान शिव थे, जो कि विद्यापति के प्रेम भावना के वशीभूत होकर के उनके साथ नौकर के रूप में रहते थे, उगना नाम से। और यह रहस्य किसी को मालूम नहीं था, सिर्फ विद्यापति को मालूम था, क्योंकि भगवान शिव ने कह दिया था कि इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट मत करना, अन्यथा मैं उसी क्षण अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। इसलिए विद्यापति नौकर को अपने मतलब कि भगवान शिव विद्यापति के प्रेम में वशीभूत होकर के उनके पास 24 घंटा नौकर के साथ रहते थे उनके घर में। एक बार विद्यापति की पत्नी नौकर से नाराज हो गई, उगना से किसी काम से, और उन्होंने झाड़ू से भगवान शिव पर प्रहार करना चाहा, उगना पे। उन्होंने सोचा कि साधारण नौकर है। उसी क्षण विद्यापति को टोक दिया। वो चूंकि साक्षात भगवान शिव पर प्रहार करने जा रही थी, इसलिए उन्होंने कह दिया कि अरे अरे ये क्या करने जा रही हो, साक्षात भगवान शिव पर प्रहार करती हो। यह शब्द बोलते ही शिव उगना अंतर्ध्यान हो गए, और इसके बाद विद्यापति शिव के विरह में पागल हो गए। इसी विरह भावना को लेकर के उन्होंने पदावली की रचना की, उसी के बाद पदावली की रचना की। तो उसमें राधा कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन किया है उन्होंने, विरह का वर्णन किया है उन्होंने। उसी अवस्था में शिव के विरह में पागल होकर के उन्होंने राधा कृष्ण के विरह का वर्णन किया। तो विद्यापति के भक्त होने का प्रमाण ये सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है, क्योंकि किसी के भी व्यक्ति के संबंध में लोक की वदंतियां जो लोक के जन जन में हृदय में बस जाती है, वह ऐसे नहीं बसती, उसके पीछे कहीं ना कहीं सच्चाई है। और पूरे मिथिला में जाइए आप लोग, क्यों कोई भी जाए तो वहां पर उगना नाम से यह किंवदंती, यह लोक कथा बड़ी जबरदस्त रूप से प्रसिद्धि पाई हुई है कि उगना नाम से शिव जी विद्यापति के साथ रहते थे। तो यह विद्यापति के भक्त होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए विद्यापति को केवल श्रृंगारी कवि कह करके आचार्य शुक्ल ने जिस तरह काट दिया था, उन्हें केवल श्रृंगारी कवि नहीं कहा जा सकता। वह वस्तुतः एक भक्त थे, भले वैष्णव भक्त न रहे हो, लेकिन वह एक शिव भक्त थे। उसी शिव भक्ति में उन्होंने बाद में पदावली की रचना की है। तो यह विद्यापति के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनका व्यक्तित्व अगाध था, एक भक्त के रूप में भी अगाध था, और एक कवि के रूप में भी उन्होंने महानतम रचनाएं दी है हिंदी साहित्य जगत को, चाहे वो कीर्तिलता कीर्ति पताका के रूप में अवहट्ट में दी हो, या फिर पदावली के रूप में मिथिला में दी हो। और इसी के चलते उन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि से विभूषित किया गया। तो ये सारी विशेषताएं जो है वह विद्यापति की है। विद्यापति की पदावली जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें न केवल भावनाओं का, अपितु उसमें कलात्मक जो उसका सौष्ठव है, जो उसकी कलात्मक विशेषताएं हैं एक कविता की, उसमें जो शिल्पगत विशेषताएं होती हैं उसमें भी बहुत ही आश्चर्यजनक आप लोग वर्णन पाएंगे। बहुत ही सुंदर वर्णन उसमें भी लिखा है विद्यापति ने। ये हम अगले क्लास में बताएंगे कि विद्यापति ने पदावली में
कि कैसे कैसे भावनात्मक रूप से रचनाएं लिखी हैं। तो ये विद्यापति के जीवन का संक्षिप्त इतिहास रहा, जिसे कि विद्यापति आदि काल में प्रतिष्ठित हुए। और विद्यापति आदि काल में 3 भाषाओं में रचना करके अपनी योग्यता को दिखाते हैं। आदि काल में मुख्यतः नाथों और सिद्धों ने जो रचनाएं की वो अपभ्रंश भाषा में की, कुछ अमीर खुसरो वगैरह ने की तो वह खड़ी बोली के समीप थी और उस तरह के उस भाषा में रचना की। 3 भाषाओं को लेकर के मैथिली और क्या कहलाता है संस्कृत और अपभ्रंश, इन 3 भाषाओं को लेकर के इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं देने वाला विद्यापति के अलावा कोई नहीं हुआ। तो इसलिए विद्यापति का महत्व आदि काल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा जो रासो काव्य है वो भी अवधि वगैरह में रचे गए, दूसरे भाषाओं में रचे गए, लेकिन इस तरह का व्यापक 3 भाषाओं पर साधिकार अधिकार रख के वर्णन करने वाला कवि विद्यापति के अलावा आदिकाल में कोई और नहीं हुआ। इसलिए विद्यापति आदिकाल के एक सर्वश्रेष्ठ कवि है। और हमने आप लोगों को आज हम संक्षिप्त रूप से विद्यापति का जीवन का इतिहास बताएं। अब हम अगले क्लास में आप लोग को विद्यापति की पदावली के बारे में बताएंगे कि विद्यापति ने अपनी पदावली में किस किस तरह के वर्णन किया। विद्यापति के बारे में एक और विवाद चला कि कुछ लोग विद्यापति को पहले बंगाली मानते थे कि विद्यापति बंगाल के थे, लेकिन विद्वानों ने बाद में उन पर बहुत शोध किया और इसके बाद उन्हें मिथिलांचल का प्रमाणित कर दिया कि विद्यापति मिथिला के थे। उनके संबंध में एक बहुत बड़ा विवाद रहा था, विद्यापति बंगाली थे। तो विद्यापति की पदावली में आप लोग को अभी कौन कौन सी पदावली में कौन कौन सा पढ़ना है पद, कृपया उसको थोड़ा सा व्हाट्सएप पे आप लोग डाल दीजिएगा। हम उसमें देख लेंगे कि कौन कौन सा पद पढ़ना है, और यदि पद मिल जाए तो उसे भी डालने का ये करिएगा, प्रयत्न करिएगा कि कौन कौन सा पद, एक एक पद भी यदि हम बताएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, हेलो। हाँ मैम। ठीक है, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। अगली बार पदावली थोड़ा सा डालिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। हेलो हेलो, आवाज मेरी सुन रहे हैं? हेलो हेलो, जा रही है आवाज मेरी? यस मैम। तो हम आज कक्षा समाप्त करते हैं। आप लोग पदावली डालने का प्रयास करिएगा, यस मैम। ठीक है। पदावली की पद डालने का प्रयास करिएगा, हम पद की व्याख्या बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ऑफलाइन क्लास तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग क्या कहता है 10 से 5 हम लोग की कक्षाएं अब चलने लगी हैं, तो 5 बजे के बाद ही हम कक्षा ले पाएंगे। सुबह में तैयार होकर के यूनिवर्सिटी जाना रहता है, इसलिए हम जब भी पढ़ाएंगे तो क्या बाबू? हेलो मैम, हम लोग का ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा? अरे हम लोग हम लोग का ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा मैम? खुद सोच रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास चालू हो जाए। उस ऑफलाइन क्लास में समझाने में बहुत आसानी रहती है, लेकिन सरकार के द्वारा निर्देशित मैम इसके कारण बोलिए मैम हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जितना देखिए क्लास नहीं हो पा रहा है, इसके कारण जितना हम पढ़ा रहे हैं ना, अब हम डेली क्लास लेंगे। जब क्योंकि हम थोड़ा सा हमको नेट वगैरह चलाने में दिक्कत होती है, इसलिए हम मेरी व्यवस्था नहीं हो पाती है। हम जब भी हमको छुट्टी मिलेगा या नेट की व्यवस्था होगी, हम आप लोग को व्हाट्सएप पे डाल देंगे, आप लोग का हम सिलेबस पूरा कर देंगे, ठीक है। यस मैम। आप लोग इसके बारे में चिंतित रहिए। यदि रविवार को भी मौका मिला तो हम नेट की व्यवस्था करके हम लोग आप लोग को पढ़ा देंगे। ठीक है मैम। ठीक, ओके।